प्लस 1 बराबर 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि x का वैल्यू कभी हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, या फिर अगर y का वैल्यू हम कुछ रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो इस तरह का जो है देख लेते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसी से बिंदु जो आलेख खींचा जाता है, जो ग्राफ खींचा जाता है, तो उसमें का बिंदु ज्ञात करते हैं कि किस तरह से बिंदु ज्ञात करेंगे और उसको हम किस तरह से आलेख पर जो है ग्राफ पर दर्शाएंगे, और ग्राफ पे दर्शा के उसी के द्वारा जो है सॉल्यूशन भी ज्ञात किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं कि कैसे जो है हम जो है ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ में बिंदु दर्शाएंगे और उसके बाद उसी बिंदु से हमारा हल भी ज्ञात हो गया आएगा कि अच्छा ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कैसे क्या करते हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक इक्वेशन ये ले लिए कि 3x - 2y + 1 = 0 दिया हुआ, एक समीकरण दिया हुआ। तो इसमें से हम x का वैल्यू रखेंगे तो y कैसे निकलेगा, y रखेंगे तो x कैसे निकलेगा, पहले हम सिर्फ ये निकालना देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, तो पहला जो है x का वैल्यू रखते हैं। जो इस समीकरण है, समीकरण में समीकरण 3x - 2y + 1 = 0 जो दिया हुआ है, इसमें x बराबर क्या रखते हैं 0, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो 0 रखने पर क्या आता है वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y 2y + 1 = 0, ये 0 हो जाएगा, बचेगा -2y + 1 = 0, -2y बराबर प्लस का 1 जो है बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से y को अकेले रखेंगे तो y, और y के साथ -2 गुना में है तो गुना के बाद उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा 1/2, तो 1/2। जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा 1/2। तो इसी तरह से जो है हम जो है किसी भी समीकरण में वैल्यू रख के दूसरे बिंदु का मान जो है ज्ञात करते हैं। जैसे x का रखे तो y ज्ञात हुआ, फिर y रखेंगे तो x का ज्ञात होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जैसे कि y का वैल्यू 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो 3x - 2 इंटू y के जगह रखते हैं 0, ये 0 नहीं 2 रखने पर, y के जगह 2 रखें, 2 रखने के बाद जो है प्लस में 1 बराबर हो गया 0, यहाँ से 3x रहेगा ज्यों कहते हो, माइनस 2 दूना 4 प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। अब 4 जो है माइनस में है, 1 है प्लस में, 4 माइनस में 1 प्लस में, तो एक घटाव में एक जोड़ में, दोनों साइन अलग अलग है इसलिए यहाँ पे घटाव हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा तो -3, क्योंकि माइनस में इसलिए आया क्योंकि 4 बड़ा है, 3x माइनस बराबर 0। अब ये माइनस वाला नंबर उधर चला जाएगा क्योंकि x का वैल्यू अकेले निकालना है, तो 3x बराबर हो जाएगा 3, माइनस का उधर चला गया प्लस में, यहाँ 3 जो है गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 3/3, तो इस तरह से 1, तो इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। तो जब y बराबर 2 था तो x का वैल्यू 1 आया। तो इसी तरह से जो है एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, x और y। तो x का वैल्यू जब 0 रखे तो y क्या आया 1/2, और जब y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू क्या आया 1, y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू 1। तो इस तरह से जो है ग्राफ बनाने वाले में इस तरह के पॉइंट निकालने में इसका मदद मिलता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, एक घातीय समीकरण का लेखाचित्रीय हल, लेखाचित्रीय हल, ठीक है। कि लेखा चित्र मतलब कि ग्राफ खींच के उसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, x + y = 14 और x - y = 4, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इससे जो है एक ग्राफ खींचेंगे, उस ग्राफ के द्वारा जो है इसका हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा अक्ष होता है, ठीक है, और किधर कौन सा वैल्यू होता है, ठीक है।
तो ये है x अक्ष, ये है x डैश अक्ष, ठीक है। ये है x अक्ष, ये है x डैश अक्ष, ये है y अक्ष, ये है y डैश अक्ष, ठीक है। इसको कहते हैं 0 0, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। 0 0 को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से जितना यूनिट का ज़रूरत होगा, जैसे कि मान लेते हैं छोटा अगर यूनिट है तो छोटा छोटा वैल्यू लेंगे, बड़ा यूनिट है तो बड़ा वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो जितनी की ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम यूनिट लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x अक्ष, y अक्ष। इधर का वैल्यू x पर जो होगा वो प्लस में जाएगा, इधर x प्लस में, ठीक है। समान यूनिट का इधर लेंगे, उसी तरह समान यूनिट का ऊपर लेंगे। तो ऊपर वाला जो है इसमें x इधर वाला प्लस और इधर y भी प्लस, इधर x माइनस में और इधर y भी माइनस में, नीचे का y माइनस में, इधर का x माइनस में, ऊपर का x प्लस में और दाहिना का x प्लस में। तो इधर दोनों जो एक प्लस होगा वैल्यू वो प्लस प्लस का होता है, ठीक है। इधर का दोनों जो वैल्यू होता है वो माइनस और प्लस का होता है, क्योंकि पहला बिंदु x का, दूसरा y का, ठीक है। उसी तरह इसमें जो है पहला x का, दूसरा y का, तो दोनों माइनस में होगा, ठीक है। इधर जो है पहला x का, दूसरा जो है y का, तो पहला x प्लस में, y माइनस में, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में, पहला पाद में जो है दोनों का दोनों प्लस प्लस, दूसरे पाद में एक पहला प्लस दूसरा माइनस, इसमें दोनों माइनस और इसमें पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो वैल्यू जो है ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो कभी x के जगह पे 0 ले लेंगे, ठीक है। y के जगह पे जैसे एक बार जो है x के जगह 0, फिर 1 2 इस तरह से रख लेते हैं। फिर दूसरे वाले में जो है इसी तरह से x के जगह जो है कुछ अलग इक्वेशन रखेंगे, अलग अलग पॉइंट रखेंगे और वैल्यू ज्ञात करेंगे कि y के जगह पे क्या आता है। जैसे मान लेते हैं कि x के जगह दूसरे वाले में जो है 0 1 3 रख लेते हैं, ठीक है। और y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 को पहले लेके चलते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। इसमें कम से कम 3 पॉइंट बिंदु निकालेंगे, x y 3 बिंदु। तो x जब 0 होगा, समीकरण 1 में लेके चलते हैं पहले, तो x का वैल्यू 0 रखते हैं। तो x 0 रखती हैं पहले वाले में, जब x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा उसका देखते हैं। तो पहले समीकरण में x 0 रखे तो y बराबर कितना आया 14, इसलिए y बराबर 14, ठीक है। तो 0 बहुत छोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। 14 ना रख के 0 ना रख के रख लेते हैं 5 6 7, ठीक है। x का वैल्यू रख लेते हैं 5। तो यहाँ से अगर x 5 है तो ये 5 प्लस y, यानी कि y बराबर आ जाएगा 14। एक प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो y बराबर 9, ठीक है। x जब 5 था तो y हो गया 9। x जब x 6 होगा, जब x का वैल्यू 6 रखे थे, 6 प्लस y बराबर 14, ठीक है। तो इस तरह से y बराबर आ जाएगा कितना 14 माइनस 6, प्लस का उधर चला जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस 6 बराबर हो गया 8, ठीक है। जब x बराबर हो जाएगा कितना 7, तब जो है तब 7 प्लस y बराबर 14, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7, ठीक है। तो पहले समीकरण से क्या निकला कि x जब हम 5 लिए तो y क्या आया 9, x जब हम 6 लिए तो y आया 8, x जब हम 7 लिए तो y आया 7, ठीक है। तो पहला जो समीकरण है, पहला जो रेखा है उसका रेखा का जो है
बिंदु निकला। और उसी तरह दूसरे समीकरण से निकालते हैं, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से अब जो है x का वैल्यू रख लेते हैं, इसी तरह अलग अलग वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो रख लेते हैं x का वैल्यू 6, 8 और 9 रख लेते हैं, ठीक है। 8, 9 पे ही घूम रहे, 6, 8, 9 रख लिए, ठीक है। छोटा वैल्यू, हाँ छोटा वैल्यू भी ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं। तो 6, 8, 9 रख लेते हैं, मान लेते हैं 6, 8 और 9। तो समीकरण इसके लिए जो है बॉक्स बना लेते हैं 2 के लिए, ठीक है। इधर x और यहाँ y। जब x का वैल्यू 6 रखाएगा तो y क्या आएगा, जब x का वैल्यू 8 रखाएगा और x का वैल्यू 9 रखाएगा तब y चेक करते हैं। तो दूसरा समीकरण में रखते हैं x माइनस वाई बराबर है 4, x के जगह 6 रखते हैं, माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। y को हम इधर कर लेते हैं और 4 को इधर कर लेते हैं, तो 6 माइनस 4 बराबर y, ठीक है। y माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, ये प्लस में था इधर आया माइनस में, तो 6 में से 4 घटा 2, इसलिए y बराबर आ जाएगा 2। तो जब x 6 था तो y आया 2। उसी तरह जब x जो है क्या रखेंगे 8, माइनस वाई बराबर 4, तो 8 में से 4 घट जाएगा y, यानी कि इस तरह से y आ गया कितना, y बराबर 4। तो जब जो है x था 8 तो y आया 4। उसी तरह जब x होगा 9, x रखेंगे 9 माइनस वाई बराबर 4, तो 9 माइनस 4 बराबर y, इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो जब x रखा है 9 तो y हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से हम बिंदु ज्ञात कर लिए, इस तरह से पहले समीकरण से ये बिंदु ज्ञात कर लिए, दूसरे समीकरण से ये बिंदु प्राप्त कर लिए। अब दोनों जो बिंदु प्राप्त किए इसी बिंदु को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे और इससे जहाँ पे कटेगा वो बिंदु इसका हल होगा। जहाँ पे ये दोनों लाइन कट जाएगा उसी बिंदु को हम इसका कहेंगे कि ये हल है, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, तो हम पहले 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 पे ही घूम रहा है, मतलब 9 तक का लाइन लेना है। तो हम 9 तक का जो है सब का सब पॉजिटिव ही है, सब का सब पॉजिटिव है, यानी कि 9 दोनों का दोनों पॉजिटिव है, मतलब पहले ही क्वाड्रेंट में होगा। तो 9 तक का लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो इस तरह से ग्राफ पे एक एक यूनिट का जो है छोटा छोटा बॉक्स या बड़ा बड़ा बॉक्स करके जितना आपको सहूलियत हो उसके अनुसार बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ऊपर में भी जो है सेम यूनिट का ही बना लेंगे, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस तरह से दर्शा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो है बिंदु लेंगे, तो पहले वाले से लेते हैं, तो x का 5 तो y का 9, x का 5 यहाँ पर और y का 9 यहाँ पर, मतलब कि इसके सामने का जो लाइन आएगा यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, तो इसका नाम रख लेते हैं, तो प्लस प्लस क्वाड्रेंट ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला बिंदु, इसका नाम रख लेते हैं ए। ये कौन सा है, 5 और 9 का। फिर दूसरा बिंदु है 6 और 8 का, तो 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दूसरा बिंदु होगा यहाँ पे, इसको बना लेते हैं बी, 6 और 8 का, ठीक है। तीसरा बिंदु है 7 और 7 का, 7 यहाँ से और इसका 7 है और यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिंदु बनेगा यहाँ पे, तो इसको बना लेते हैं सी, और ये हो गया 7 और 7 का, ठीक है। तो इस तरह से इसका लाइन बनेगा कौन सा, ये वाला, तीनों को मिलाते हुए ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तीनों को मिलाते हुए लाइन बन गया। इस लाइन का इक्वेशन कौन सा होगा, ये वाला जो इक्वेशन है, ये लाइन बन रहा है पहला वाला, तो पहला वाला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 14। तो ये x प्लस वाई बराबर 14 का लाइन है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट का बनाएंगे,
तो x बराबर जब 6 लेंगे तो y बराबर 2, x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर 2, तो ये जाएगा ऐसे, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इसको बना लेते क्या, d, ठीक है। फिर उसके बाद x बराबर जब 8 लेंगे, x बराबर 8 लेंगे तो y बराबर 4 होगा, x बराबर 8 तो y बराबर 4, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ले लेते हैं e, ठीक है। उसके बाद जब x बराबर 9 तो y बराबर 5, x बराबर 9, ठीक है, और y बराबर 5, तो ये जाएगा ऊपर की ओर, यहाँ से यहीं पे कटा, x बराबर 9, 9 यहाँ ना है, x बराबर 9 यहाँ से जाएगा और y का 5 जाएगा, तो y का 5 यहाँ जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। 5 d, इसका लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसलिए ये आगे पीछे हो गया, ये थोड़ा सा और इधर आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये लाइन सीधा ऐसे जाएगा और यहाँ पर कटेगा ये पॉइंट। तो जैसे ही वहाँ पे पॉइंट कटेगा, मतलब कि इस वाले में तो यूनिट का जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, जिसकी वजह से जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइन सीधा जाके जहाँ पे कटेगा, ये पॉइंट जहाँ कट रहा है उसके अनुसार देख लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर और इधर से परपेंडिकुलर, और जहाँ पे ये कट रहा है उसका हम पॉइंट डिनोट कर देंगे, वो उसका हल होगा, वो सॉल्यूशन होगा। तो ये कटेगा जाके आपको जो है 9 पे, 9 और 5 पे, ठीक है। तो ये कटेगा कहाँ पे, 9 और 5 पे, तो x का 9 पे कटेगा, तो 9 इसका इधर ले लेते हैं, ठीक है, और y का 5 पे कटेगा, तो 9 5 मान लेते हैं यही, ठीक है। इसका डॉट इधर हो जाने की वजह से ऐसे दिक्कत हो रहा है, ठीक है, लेकिन ग्राफ वाले में रहेगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से जो है इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये कटेगा किस पर, 9 और 5 पे, ठीक है। तो जब हम यूनिट का सही सही बनाएंगे तो उस तरह से जो है इसका सोल्यूशन आएगा 9 5, ठीक है। ऐसे भी देख लेते हैं, 9 + 5 = 14 और 9 - 5 = 4, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आएगा 9 और 5, ठीक है। तो ये कटेगा 9 पर, x का 9 पे और y का 5 पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है जब यूनिट करेंगे तो ये जो है यहाँ से लाइन गुजरेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं, जब जो है समीकरण युग्म दिया हुआ है और उसके जो है हल के शर्त क्या होंगे, ठीक है। तो समीकरण युग्म है जैसे ax + by, ax + by + c = 0, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एक हो जाएगा dx + ey + f = 0। ये समीकरण युग्म है, इसके हल का शर्त क्या होगा, ठीक है, कि किसका जो है एक हल होगा, किसका कोई भी हल नहीं होगा और किस में जो है अनगिनत हल होगा। तो उसका जो है कंडीशन देखते हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, जैसे a/d जब जो है x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक, तो पहले वाले समीकरण का x का गुणांक है और दूसरे वाले समीकरण का x का गुणांक d, a/d बराबर b/e, ठीक है। और y का गुणांक अगर दोनों का दोनों पहले ही बराबर नहीं होता है, ठीक है, x का गुणांक a और d, b और y का गुणांक b और e अगर पहले वाले ही शर्त में अगर बराबर नहीं होता है तो इस तरह से हम कहते हैं कि तो एक और केवल एक हल होगा, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं कटता है तो हम इस तरह से कहते हैं कि सिर्फ इसका एक और केवल एक हल होगा, केवल एक और केवल एक हल होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अविरोधी, इसी को हम कहते हैं अविरोधी कहलाता है, अविरोधी, कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, कम से कम एक हल तो दे ही रहा है ना, तो इसलिए अविरोधी है। यानी कि पहले वाले में ही अगर पहला ग्रुप जो है इसका अगर बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि इसका सिर्फ केवल एक और केवल एक हल होगा और इसी को अविरोधी कहते हैं। इस तरह का लाइनिंग कैसे बनेगा, तो एक बिंदु पे कटेगा,
ठीक है। इसका जो लाइन होगा, जो समीकरण रेखा बनेगा, वो सिर्फ एक बिंदु पे कटेगा, मतलब इसका एक हल होगा। दूसरा है कि जब जो है हम x का जो है गुणांक, y का गुणांक और फिर जो है उसके कांस्टेंट पार्ट का गुणांक जो लेते हैं, मतलब कांस्टेंट पार्ट मतलब कि अचर पार्ट ही ले लेते हैं, a/d बराबर b/e बराबर c/f। अगर ये तीनों कंडीशन होता है, ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन ऐसे होता है कि तीनों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसका जो है अनगिनत हल है, इसका अनगिनत हल है, अनगिनत हल है। अनगिनत हल होने का मतलब है कि इसका जो लाइन बनेगा वो एक दूसरे पे होगा। इसको कह सकते हैं कि संपाती हो जाएगा या संरेख हो जाएगा बिंदु, या फिर जो दोनों का दोनों जो लाइन है वो सब जो है एक ही लाइन से गुजरेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इस युग्म को जो है आश्रित कहते हैं। ये जो युग्म है आश्रित कहलाता है। आश्रित का मतलब हो गया कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर ही है, आश्रित हो जाता है, ठीक है। तो इसके रेखाएं जो होती हैं जो एक दूसरे पे आश्रित हो जाती है, यानी दोनों का दोनों रेखा एक दूसरे पे ही होगा, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन होगा कि पहले वाले का गुणांक, दूसरे वाले का गुणांक और तीसरा अचर पद जो है, तीनों का जो रेशियो है, जो तीनों का अनुपात है वो बराबर होगा। तो बराबर होगा तो इसका अनगिनत हल होगा, और इसकी जो लाइन होगी एक दूसरे पे आश्रित होगी कहलाएगी, और एक दूसरे पे ही होगा, ये दोनों रेखा एक दूसरे पे होगा। इस तरह का जो है ग्राफ में बनेगा। तीसरा कंडीशन होता है कि अगर जो है a/d बराबर है b/e के, लेकिन c/f बराबर नहीं है, मीनिंग पहले दोनों बराबर हो जाता है, रेशियो अनुपात जो है दोनों का बराबर हो जाता है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो है कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का कंडीशन तब आएगा जब जो है दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, कभी एक दूसरे से कटेगी नहीं, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की रेखा को जो है हम कहेंगे कि इस स्थिति में युग्म जो होगा विरोधी कहलाएगा। ये विरोध करता है, विरोधी कहलाएगा। ये युग्म विरोधी कहलाएगा, और इसका कोई भी हल नहीं निकाल जा सकता, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसका जो है अनगिनत बनेगा जब एक दूसरे के ऊपर ही आ गया, जिसको हम आश्रित कहते हैं, ठीक है। और जब इस तरह का कंडीशन आएगा कि पहले वाला ही रेशियो जो है दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि सिर्फ इसका एक और केवल एक हल निकलेगा, इसको अविरोधी कहते हैं। इसका इस तरह का लाइनिंग होगा, मतलब एक पॉइंट पे कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसका मूल की प्रकृति जानते हैं, कि मूल की प्रकृति पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसका मूल ज्ञात करते हैं, यानी कि रूट या जो शून्यक कहते हैं उसको ज्ञात करते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए जो है, जैसे d क्या है, जैसे कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, तो इसका मूल का प्रकृति जानने से पहले हम जानते हैं कि विवेचक क्या है। जैसे हम हर बार विवेचक ज्ञात करते हैं, तो d जो है विवेचक कहलाता है। विवेचक मतलब हो गया कि b² - 4ac। अब b² - 4ac, जैसे कि b इसमें है x का गुणांक, a x² का गुणांक और c है इसका अचर पद, तो b² - 4ac निकालते हैं। अगर b² - 4ac जो है इस कंडीशन पे, जैसे कि अगर वैल्यू ज्ञात करें, अगर 0 से बड़ा आता है, जब विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, तो हम कहते हैं कि मूल का प्रकृति की वास्तविक होगा और वो असमान होगा, मतलब समान नहीं है, दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, या फिर कोई दूसरा जो है अचर पद आएगा, अचर वैल्यू जो है आएगा, ठीक है। तो जब जो है विवेचक का वैल्यू b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो ये कहेंगे कि वास्तविक और असमान है। उसमें हम इस तरह रूट निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। अगर जो है b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, जब जो है b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम समझेंगे कि ये जो है वास्तविक भी है और बराबर भी है, यानी कि दोनों वैल्यू, अगर एक वैल्यू 2 आता है तो दूसरा वैल्यू भी 2 आएगा, अगर एक वैल्यू 4 आता है तो दूसरा वैल्यू भी 4 आएगा। तो इसको हम कहेंगे कि जो है b² - 4ac बराबर अगर 0 आता है तो दोनों वैल्यू वास्तविक होगा और बराबर भी होगा, ठीक है।
उसके बाद जो है इसको हल करने के लिए तरीका क्या लगाएंगे, तो मूलों का मान ज्ञात करने के लिए -b बटा में 2a -b बटा में 2a इस तरह से निकाल लेंगे। इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ये इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद जो है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो ये वास्तविक नहीं होगा, ये संख्या वास्तविक नहीं होगा और वास्तविक का मान नहीं ज्ञात होगा, इस वास्तविक का मान नहीं ज्ञात होगा। ठीक है, तो ये है द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति का पता लगाने के लिए। तो इसको जो है देख लीजिए, d विवेचक होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे और इस तरह से ये करेंगे।